इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। 2002 में उन्होंने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स के साथ एक कंपनी स्टार्ट की थी। इसके कुछ गोल्स थे। स्पेस फ्लाइट को सस्ता बनाना ताकि हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल हो। स्पेस को एज टूरिस्ट सेक्टर डेवलप करना और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मार्स को कॉलोनाइज करना। इन सब के लिए उन्हें कई रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट की जरूरत। कंपनी स्टार्ट करने से पहले मस्क रूस को 3 बार विजिट करते हैं ताकि वो ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीद सकें जिनमें मॉडिफिकेशन करके उन्हें ह्यूमंस को आउटर स्पेस में ले जाने लायक बनाया जा सके। कई बार के नेगोशिएशंस के बाद रशियंस ने उन्हें एक मिसाइल ऑफर की जिसकी कीमत तकरीबन 8 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। मस्क के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा थे। वो खुद रॉकेट और इंजन्स डिजाइन करने की सोचते हैं और वापस आकर अमेरिका एक कंपनी फाउंड करते हैं, स्पेसएक्स। इस तरह के रॉकेट्स को डेवलप करने के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी और एक चीफ इंजीनियर की जिसको रॉकेट साइंस में काफी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस हो। चीफ इंजीनियर की पोस्ट खुद मस्क ने संभाली उन्होंने, जबकि रॉकेट साइंस और एरोस्पेस में किसी भी तरह की कोई पीएचडी नहीं की हुई थी, ना ही उनके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने किताबें पढ़कर रॉकेट डिजाइन करना सीखा और इंजन डिजाइन करना सीखा। कंपनी को बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से बनाना था। कंपनी ने अपना पहला लॉन्च 2003 में प्रोजेक्ट किया, लेकिन इतना आसान नहीं था रॉकेट्स को बनाना। उन्हें अपना पहला लॉन्च डिले करना पड़ा और पहला लॉन्च तक 2006 में प्रोजेक्ट किया गया। फाइनली वो दिन आता है जब फैल्कन 1 को लॉन्च किया जाता है और मात्र 41 सेकंड में रॉकेट ऊपर से नीचे आ जाता है। 3 साल की मेहनत कंपनी की मात्र कुछ एक सेकंड में खत्म हो जाती है। इसके बाद लगातार 2007 और 2008 में 2 फेलियर और झेलती है कंपनी। इसके बाद कंपनी के सामने एक और नई मुसीबत आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस की। 3 लगातार लॉन्च फेलियर्स, इन्वेस्टर और कस्टमर्स का टूटता भरोसा और 2008 का रिसेशन जो 1945 एक ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा रिसेशन माना जाता है। फंड जुटाना मुश्किल हो रहा था। कंपनी के लिए 14 लॉन्च कर पाना भी मुश्किल था। ऐसे में मस्क के पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे। यूजुअली लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन मस्क के पास 3 ऑप्शंस थे। उनकी एक और कंपनी थी टेस्ला, जो 2008 में वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। मस्क के पास पहला ऑप्शन था या तो वो अपना सारा पैसा स्पेसएक्स में लगा दें और टेस्ला को डुबा दें, जबकि दूसरा ऑप्शन था या फिर वो अपना सारा पैसा टेस्ला में लगा दें और स्पेस एक्स को डूब जाने दें। उनके पास एक और तीसरा ऑप्शन था, वो अपने पैसों को आधा आधा बांटे और दोनों कंपनी में लगा दें और दोनों ही कंपनी को डुबा दें। लेकिन वो तीसरे ऑप्शन के साथ जाते हैं और सारे असेट बेचे, इवन अपना घर तक बेचकर दोस्त के घर रहने चले जाते हैं और तकरीबन 15 मिलियन यूएस डॉलर अपनी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी 1 महीने बाद ही अपना चौथा मिशन प्रिपेयर कर लेती है और अगस्त 2008 में कंपनी सक्सेसफुली पहली बार एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टेबलाइज कर देती है। स्पेसएक्स दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी बन जाती है जिसने किसी सैटेलाइट को सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में भेज दिया हो। कंपनी की मुसीबतें लेकिन यहाँ खत्म नहीं होती है। कंपनी के सामने अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की बड़ी समस्या थी। यहाँ पर एंट्री होती है नासा की। नासा 1981 से एक शटल प्रोग्राम चला रहा था जिसके तहत वो क्रू और कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाते थे। नासा के शटल प्रोग्राम में एक स्पेस क्राफ्ट को एक रॉकेट के ऊपर माउंट किया जाता था और तकरीबन उसमें 8 एस्ट्रोनॉट्स आ सकते थे। रॉकेट्स में 2 बूस्टर, एक प्रोपेलेंट टैंक होता था जो स्पेस क्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेज देता था। उसी स्पेस क्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट जाते थे और उन्हें वापस भी लाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा महंगी थी। नासा को जरूरत थी एक नए रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने की या किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को हायर करें जिसके जो उन्हें लॉन्च व्हीकल्स प्रोवाइड कर सके ताकि उनकी क्रू और कार्गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा सके और वापस लाया जा सके। नासा दूसरे ऑप्शन के साथ जाती है और क्रू और कार्गो को फ्यूचर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजने के लिए वो स्पेसएक्स को चुनते हैं। ये डील तकरीबन 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की होती है। इस डील को लेकर नासा और स्पेसएक्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आता है।
नासा को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपने फ्यूचर के लॉन्चेस के लिए किसी प्राइवेट कंपनी पर डिपेंडेंट हो रहे थे। जिस तरह का डोमिनेंस नासा ने पिछले कई डिकेड से बना के रखा था, अगर वो ऐसा करते तो शायद उनका डोमिनेंस खत्म हो जाता। नील आर्मस्ट्रांग आइन कहते हैं कि कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस सेक्टर में हमको लीड नहीं कर सकती। स्पेस एक्स के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मस्क ने जिन अमेरिकन हीरोज को देखकर मून और मार्स पे जाने के सपने देखे थे, आज वही लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। क्रू और कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए कंपनी को एक बड़े रॉकेट सिस्टम की जरूरत थी। ऐसे में कंपनी 2009 में फैल्कन 1 को एक और फ्लाइट के बाद रिटायर कर देती है और एक नए रॉकेट को इंट्रोड्यूस करती है, फैल्कन 9। फैल्कन 9 के फर्स्ट लॉन्च से पहले प्रेसिडेंट ओबामा खुद कंपनी के हेडक्वार्टर और लॉन्च साइट को विजिट करते हैं और कंपनी को ओबामा गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट मिलता है। जून 2010 में फैल्कन 9 अपनी पहली सक्सेसफुल ऑर्बिटर क्लास फ्लाइट कंडक्ट करता है और उसके कुछ ही महीनों बाद कंपनी अपने पहले स्पेसक्राफ्ट को, ड्रैगन को, ऑर्बिट में भेजती है और 2 दिन तक ऑर्बिट में रखने के बाद उसको अटलांटिक ओशन में सक्सेसफुली लैंड करा लिया जाता है। स्पेसएक्स दुनिया की पहली ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बन जाती है जिसने किसी स्पेसक्राफ्ट को लोअर ऑर्बिट में भेजा और सक्सेसफुली लैंड करा लिया। और रूस, अमेरिका, चाइना की गवर्नमेंट फंडेड कंपनी के बाद चौथी ऐसी कंपनी बन जाती है जिसने किसी स्पेसक्राफ्ट को लोअर ऑर्बिट में भेजा हो। इनिशियली ड्रैगन को प्रोपल्सिव लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन रिलायबिलिटी और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी कन्वेंशनल पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल करती है। 2011 में शटल प्रोग्राम को रिटायर कर दिया जाता है और 2012 में पहली बार ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचता है। आज भी फैल्कन 9 को एक लॉन्च करने की कॉस्ट तकरीबन $62 मिलियन आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। लॉन्च कॉस्ट को कट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा था। कंपनी एक नए अप्रोच के साथ आती है और फैल्कन 9 को एज अ पार्सली रीयूजेबल रॉकेट के तौर पर डेवलप किया जाता है। सबसे पहले कंपनी कन्वेंशनल पैराशूट को यूज करती है उसके बूस्टर को लैंड कराने के लिए। किसी रॉकेट का फर्स्ट स्टेज जो कि बूस्टर होता है सबसे महंगा पार्ट होता है। अगर कंपनी उसको सक्सेसफुली लैंड करा लेती है और उसे रीयूज किया जाता है तो कंपनी काफी हद तक लॉन्च कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन लैंडिंग के दौरान पैराशूट खुलने से पहले ही जल जाते हैं। कंपनी प्रोपल्सिव डिसेंट अप्रोच यूज करती है जिसमें रॉकेट को वर्टिकली लैंड कराना होता है। कंपनी 3 साल की मेहनत के बाद 2015 में पहली बार फैल्कन 9 को सक्सेसफुली लैंड करा लेती है। 1 साल के बाद अटलांटिक ओशन में एक टेम्परेरी पैड में फैल्कन 9 को लैंड कराया जाता है। जब एक रॉकेट कोस्टल एरिया से लॉन्च किया जाता है तो वो कुछ समय बाद ओशन के ऊपर होता है। सेपरेशन के बाद इंजन कट ऑफ हो जाते हैं और रॉकेट फॉल होने लगता है। ऐसे में उसे वापस लॉन्च पैड पर नहीं लाया जा सकता है। एक ड्रोन शिप को ओशन में भेजा जाता है एक टेम्परेरी पैड के साथ जिस पर उसको लैंड कराया जा सके। स्पेसएक्स दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी बन जाती है जिसके पास इस तरह के रियूजेबल रॉकेट्स थे। एक ही रॉकेट को मल्टीपल फ्लाइट्स के लिए यूज किए जाने की वजह से एक लॉन्च कॉस्ट की कीमत तकरीबन $30 मिलियन तक आ जाती है। कई सालों से कंपनी एक और रॉकेट सिस्टम पर काम कर रही थी, फैल्कन हेवी। 3 फैल्कन 9 को जोड़कर और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एक फैल्कन हेवी को डेवलप किया जाता है जो ज्यादा पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर भेज सकता था। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट था। ये तकरीबन 66,000 केजी तक का वजन लो अर्थ ऑर्बिट में और 28,000 केजी तक का वजन जीटीओ में भेज सकता था। फरवरी 2018 में फैल्कन हेवी की मेडन फ्लाइट कंडक्ट की जाती है और कंपनी फेक पेलोड के तौर पर एलन मस्क की पर्सनल टेस्ला रोडस्टर को लोअर ऑर्बिट में भेज देते हैं। ये पहली बार में ही रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है और उसके 2 बूस्टर्स को सक्सेसफुली लैंड करा लिया जाता है, जबकि तीसरा बूस्टर लैंडिंग के वक्त अटलांटिक ओशन में क्रैश कर जाता है। नासा के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसएक्स को इस तरह का एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना था जो क्रू केपेबल हो और एस्ट्रोनॉट को आईएसएस तक ले जा सके। स्पेसएक्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल मिशन होने वाला था। अपोलो 1 को 21 फरवरी 1967 में 3 एस्ट्रोनॉट को लोअर ऑर्बिट में भेजना था, लेकिन ये दिन कभी आता ही नहीं है। 27 जनवरी को एक लॉन्च रिहर्सल के दौरान स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और तीनों एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। इसके बाद
इसके बाद नासा को 20 महीने का बैन इम्पोज होता है। अगर नासा एक गवर्नमेंट फंडेड कंपनी ना होती और वो कोल्ड वॉर का दौर नहीं होता तो इस तरह के एक्सीडेंट के बाद किसी कंपनी को उभरने में सालों लग जाते। स्पेस एक्स इस तरह की कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट को लेकर आते हैं। ड्रैगन 2 एक फुली ऑटोनोमस मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट है जिसमें कन्वेंशनल स्विचेस की जगह पर टच स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया गया था। नासा के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्लाइट बिना क्रू कंडक्ट की जाती है जिसमें ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाता है और सक्सेसफुली वापस लाया जाता है। इसके बाद एक और अबोर्ट फ्लाइट टेस्ट नासा के लिए कंडक्ट किया जाता है जिसमें किसी भी फेलियर के दौरान स्पेसक्राफ्ट बूस्टर से अलग हो जाएगा और क्रू को सेफली लैंड करा लिया जाएगा। फाइनली मई 2020 में स्पेसएक्स दुनिया की इकलौती ऐसी प्राइवेट कंपनी बन जाती है जिसने ह्यूमंस को आईएसएस भेजा हो। 2011 में शटल प्रोग्राम के बंद होने के बाद 9 साल बाद ये दिन आया था जब किसी एस्ट्रोनॉट को अमेरिकन लैंड से लॉन्च किया गया था। इससे पहले सारे लॉन्चेस के लिए नासा रूस पर डिपेंडेंट थी, जहां जियोपॉलिटिक्स में रूस अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल रहा है। वहां हर एक लॉन्च के लिए नासा को रूस की मदद लेनी पड़ रही थी। जनवरी 2021 में कंपनी एक बार में 143 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजकर इसरो के 104 सैटेलाइट के रिकॉर्ड को तोड़ देती है जो कि उन्होंने 2017 में बनाया था। कंपनी के रिलायबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकन डिफेंस में कभी भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पुराने व्हीकल्स का यूज नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और फैल्कन 9 एज अ रीयूजेबल रॉकेट यूज करने की परमिशन दी और जून 2021 में पहली बार एक डिफेंस सैटेलाइट के लिए यूज्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। सितंबर 2021 में इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च किया जाता है जिसमें 4 सिविलियंस को लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ दिनों के लिए भेजा जाता है। कुछ दिनों के बाद उनको सक्सेसफुली लैंड करा लिया जाता है। ये कमर्शियल फ्लाइट थी। शिफ्ट 4 पेमेंट के सीईओ जेरेड आइजकमैन ने चारों सीट का पेमेंट किया था। उन्होंने एक सीट अपने लिए रिजर्व रखी और बाकी 3 सीटों को चैरिटी के तौर पर अलग अलग फील्ड के लोगों को चुना गया। आज कंपनी के पास 2 ऑपरेशनल रॉकेट्स फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी थे और एक क्रू केपेबल स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन था। जहां 2012 में अमेरिकन लैंड से 0 कमर्शियल सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई थी, वहीं 2020 आते आते तकरीबन दुनिया के 70% कमर्शियल सैटेलाइट अमेरिकन लैंड से लॉन्च होने लगे थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तो स्पेसएक्स ही लॉन्च करता है। 19 साल की जर्नी में कंपनी ने लगभग हर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कभी एरोस्पेस सेक्टर में बनाए गए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा रिकॉर्ड तो नासा के नाम ही थे। स्पेसएक्स आज दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जिसकी वर्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर गई है। जहां 2008 में कंपनी के $1 की प्राइस 15 से $20 थी, वहीं आज $500 को क्रॉस कर चुकी है। एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, जिनकी वेल्थ 300 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर गई है। लेकिन कंपनी का एक गोल अभी भी बाकी बचा था, वो था मार्स को कॉलोनाइज करना, जो मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। कंपनी का गोल और एलन मस्क का सपना मार्स को कॉलोनाइज करना अभी भी बाकी था। इसके लिए कंपनी को एक नए रॉकेट की जरूरत थी जो फुली रियूजेबल हो और काफी बड़ा हो। इसके लिए कंपनी एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करती है